गुड मॉर्निंग। कैसे हो भाई सारे। आज हम बात करें, पिछली क्लास में आपने एलसीएम एचसीएफ में जब हम लास्ट में बात कर रहे थे तो लास्ट में सर पिछली क्लास की लास्ट में हम बात कर रहे थे कि कोई भी घटना जब दोबारा घटित हो रही है, दोबारा घटित होने को लेकर पूछी जाए तो हम वहां पे क्या ज्ञात करते हैं, एलसीएम। जब भी कोई घटना दोबारा घटित होने की बात आ जाए, हमने कहा था इसमें रेड लाइट की बात आएगी, भाई बत्तियां जो चौराहे पे जलने वाली बत्तियों की बात आएगी, घंटी बजने की बात आ सकती है, वर्ताकार पथ में चक्कर पूरा करने की बात आ सकती है। तो जब भी कोई घटना दोबारा एक साथ घटित होने की बात हो तो वहां हमारे दिमाग में आना चाहिए हमेशा क्या ज्ञात होगा, एलसीएम। वहां क्या पूछा गया है, हमेशा एलसीएम। जैसे बाकी प्रश्न करेंगे अभी, 4 घंटियां 4 सेकंड 6 सेकंड और 14 सेकंड 8 सेकंड के अंतराल पर बजती हैं। देखो 4 घंटियां अलग अलग 4 सेकंड 6 सेकंड 14 8 सेकंड के अंतराल पर बजती हैं। वे चारों एकत्रित 12 बजे बजना प्रारंभ करती हैं, यानी 12 बजे बजना प्रारंभ किया तो किस समय वे फिर से इकट्ठी एक साथ बजेंगी। यानी अब कितने बजे, 12 बजे एक साथ बजी, उसके बाद फिर से एक बार साथ में कितने बजे बजेंगी, ये अगले ने पूछा है हमें। ठीक है, अब यहां देखो, यहां हम बात करें कि 4 6 14 और 8, यही है भाई, इतने इतने समय के अंतराल में बज रही हैं। हमने क्या कहा था, जब भी ऐसा हो तो हम सबसे पहले क्या ज्ञात करते हैं, एलसीएम। दोबारा साथ में घटना घटित होने के लिए क्या ज्ञात किया जाता है, एलसीएम। तो यहां भी पहले एलसीएम ज्ञात होगा, तो एलसीएम लेंगे भाई। यहां पे 2 का भाग दिया 2 3 7 4, फिर 2 का जा रहा है 1 3 7 2, फिर 2 का जा रहा है 1 3 7 1, फिर 3 का जाएगा 1 1 7 1, फिर 7 का जाएगा 1 1 1 1। तो एलसीएम कितना आया, तो यहां पे हम कहेंगे एलसीएम 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 7, तो इधर 8 गुणा 21 168 सेकंड। क्या है ये भाई, 168 सेकंड आई है। अब 168 सेकंड के बाद वो दोबारा एक साथ क्या होंगी, बजेंगी। 168 सेकंड बाद अब एक बात बताओ, 12 बजे, अब 12 बजे 168 सेकंड की बात है तो मैं कहूँ 168 सेकंड को पहले मिनट में बदले, तो 168 को मिनट में बदले किसका भाग देंगे, 60 का। तो यहां देखो 2 बार गया 120, क्या बच गया 48 सेकंड, फिर बच गई। तो मैं कहूं कि वो कितने समय बाद, 2 मिनट 48 सेकंड के बाद पुनः बजेंगी। तो देखो पहले कितने बजे थी, 12 के बाद 12 बजकर 2 मिनट और 48 सेकंड, तो क्या आएगा 12 मिनट 12 बजकर 2 मिनट 48 सेकंड, ये ला। यानी अब जो बजेंगी वो बजेंगी 12 बजकर 2 मिनट और 48 सेकंड, ये लो। फिक्स 12 बजे बजी थी तो 2 मिनट और 48 सेकंड बाद फिर से बज जाएंगी, तो 12 बजकर 2 मिनट 48 सेकंड में पुनः वो क्या बजेंगी, साथ में। आपको इतना ही दिमाग में रखना है, जब भी दोबारा घटना एक साथ घटित होने की बात हो तो हम क्या कहेंगे, हमेशा क्या निकालना होगा, एलसीएम। अब यहां देखा कि जब बत्तियां हैं वो 4 सेकंड 6 सेकंड 14 सेकंड 8 सेकंड के अंतराल पे बजती हैं, तो दोबारा अब 12 बजे एक साथ बजी, दोबारा एक साथ बजने के लिए हमने देखा कि एलसीएम ज्ञात किया। एलसीएम आया 168 सेकंड, 168 सेकंड यानी 2 मिनट 48 सेकंड बाद। तो 2 मिनट 48 तो 12 बजे तो बजी थी, 12 बजकर 2 मिनट और 48 सेकंड बाद वो पुनः एक साथ बजेंगी। तो ये लो भी। और देखो यहां पे 4 घंटियां 6 8 10 12 सेकंड के अंतराल पर बजती हैं, ये एक साथ बजना आरंभ करती हैं। तो बताओ 30 मिनट के अंतराल में कितनी बार साथ बजेंगी। अब यहां एक चीज और ध्यान देना कि पहले एलसीएम ज्ञात करेंगे। एलसीएम हमें यह पता आएगा कि कितने समय बाद वो साथ बजती हैं। ठीक है, हमें यह पता चल गया, मान लो कि 1 मिनट में बज रही है तो 30 मिनट में 30 बार बजेगी, और एक बार प्रारंभ में स्टार्ट होती है उसी टाइम, तो कितना हो जाता है 31। तो यहां हम देखते हैं कि कितना है। अभी तो वो हमने सिर्फ बोला ऐसे सामान्य थे, तो पहले दोबारा घटित होने के लिए हमने क्या कहा, एलसीएम ज्ञात करेंगे। एलसीएम किसका, 6 8 10 और 12। ये देखो 2 का भाग दिया 3 4 5 और 6, फिर 2 का भाग दिया 3 2
5 3, फिर 2 का भाग दिया 3 1 5 3, फिर 3 का भाग दिया 1 1 5 1। अब 5 का भाग जाएगा तो आगे 1 1 1 1 आ गया भाई। तो यहां हमने कहा एलसीएम क्या आया, तो एलसीएम आपने गुणा करके देखा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5, तो 8 5 40 40 थी 120 120 सेकंड। भैया सेकंड थी तो 120 सेकंड, 120 सेकंड यानी 2 मिनट हो गई पूरी पूरी। मैं आपसे पूछूं कि दोबारा एक साथ कितने समय बाद बजेंगी, तो आपके दिमाग में आएगा 2 मिनट बाद बजेंगी, यानी हर 2 मिनट बाद वो साथ में बजेंगी। अब 2 मिनट बाद बजेंगी तो 30 मिनट में कुल कितनी बार बजेंगी? तो देखो वो एक साथ बजना प्रारंभ कर रही है ना, ठीक है। उसके बाद कह रहा है तो बताओ 30 मिनट के अंतराल में कितनी बार साथ बजेंगे, तो 30/2 इतनी बार तो बजेंगी बजेंगी। लेकिन आपको पता है एक बार प्रारंभ में बज गई तो फिर 2 मिनट फिर 2 मिनट फिर 2 मिनट, यानी 30 मिनट में 15 बार। तो वैसे एक बार प्रारंभ में कितनी बार, एक बार एक्स्ट्रा होगा। तो यहां देखो 15 वैसे भी आपको ऑप्शन में नहीं मिल रहा, +1, तो 15 + 1 यानी कितनी बार, 16 बार। कितनी बार, 16 बार, ठीक है। तो यहां कितनी बार साथ हो जाएगी, 16 बार। और वैसे ध्यान दे लेना कि हमेशा ऐसे में एक चीज एक ही मिलता है, और यहां ध्यान ये भी रखना है कि जब भी कहे कितनी बार बजेंगी, तो हमने कहा कि यहां पे 30 में 15 बार तो बजनी है। लेकिन आपने देखा कि जैसे मैं कहूं पहली बार आप सोचते हो 2 मिनट में बजेगी, फिर 4 मिनट में, फिर 6 मिनट में, फिर 8 मिनट में, ऐसे 30 मिनट में 15 बार। लेकिन आपने जो स्टार्ट किया उस टाइम भी तो बजी थी ना एक साथ, जहां से हमने काउंटिंग शुरू की तो स्टार्टिंग में भी कितनी बार बजी है, एक बार। तो प्रारंभ वहां हो गया, तो 15 और 1 16 बार क्या बज जाएंगी, 7 बजेंगी, ठीक है। तो ये है हमारा यहाँ पे कितनी बार 7 बजने को लेकर। तो यहां देखो जब भी दोबारा गठित होने की बात होती है तो आप क्या ज्ञात करते हो, एलसीएम। एक और देख लो भैया, 4 घंटे क्रम से 12 18 24 30 सेकंड के अंतराल में बजते हैं एक साथ। एक बार बजने के कितने समय बाद वे दोबारा एक साथ बजेंगी। अब इसको तो कराने की आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि अब आपको पता है कि दोबारा घटना घटित होने की बात है। तो अब क्या ज्ञात करोगे, एलसीएम। क्या ज्ञात करोगे, एलसीएम। फिर भी देखो देख लेते हैं, 12 18 24 और 30, 2 का भाग दिया 6 9 12 15, फिर 2 का भाग दिया 3 9 6 15, फिर 2 का भाग दिया 3 9 3 15। अब 3 का भाग दिया तो 1 3 1 5, फिर 3 का भाग दिया 1 1 1 5। अब 5 का भाग दिया, सभी एक एक हो गए। तो एलसीएम कितना आया, 2 गुणा 2 गुणा 2 8 8 5 40 40 गुणा 9 9 चौक 36 360। भाई गुणा आप कर सकते हो, 360 सेकंड है। मिनट में बदलने के लिए फिर से किसका भाग देंगे, 60 का। तो 60 का भाग देंगे तो यह आएगा 6 मिनट। ये लो भाई, कितना आया, 6 मिनट। तो देखो यहां जब भी दोबारा एक साथ घटना घटित होने की बात होती है तो हम क्या ज्ञात करते हैं, एलसीएम। ये चीज आपके दिमाग में होनी चाहिए। अब जैसे यहां पे मैं बात करूं, ये देखो क्या कह रहा है, एबीसी किसी वर्तीय स्टेडियम के अनुदिश एक ही दिशा, ये दिशा से एक ही समय एक ही दिशा में चलना प्रारंभ करते हैं। ए एक चक्कर 252 सेकंड में, बी एक चक्कर 308 सेकंड में था, सी एक चक्कर 198 सेकंड में पूरा करता है। तो कितने समय बाद वह अगली बार पुनः प्रारंभिक बिंदु पे मिलेंगे। यानी प्रारंभिक बिंदु से साथ चलना प्रारंभ किया, उसको पता है कि वो तो है 252 सेकंड में, दूसरा 308 में, तीसरा 198 सेकंड में पूरा करते हैं। तो अगली बार पुनः प्रारंभिक बिंदु पर कब मिलेंगे, यानी वो कह रहा है कि दोबारा ये घटना कब घटित होगी एक साथ। तो हमने क्या क्या ज्ञात करेंगे, एलसीएम। कितना कितने का भाई, 252,
फिर 308 और 198, 2 का भाग दिया तो 1 2 6, फिर भाग दिया 154, फिर भाग दिया। अब देखो फिर से 2 का 1 में भी जाएगा तो भाग देंगे, जा रहा है 63, फिर जा रहा है। अब देखो 2 का नहीं जा रहा, 3 का 21, 77, 99 में 33, फिर 3 का 7 या 21, 77 और 11। अब 7 का जा रहा है 1, 11 और 11, अब 11 का। ठीक है, हम बात करें कि यहां सबसे पहली चीज एलसीएम, तो आपके दिमाग में आएगा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 7 गुणा 11। इसको गुणा करेंगे भाई, देखो यहां पे हम गुणा करके हम देखते हैं तो यह आया 2772 सेकंड, यानी 2772 सेकंड में पुनः वह प्रारंभिक बिंदु पर क्या हो जाएंगे, मिल जाएंगे 2772 सेकंड में। अब बात आती है कि 2772 जो है वो यहां पे सेकंड ऑप्शन में है क्या, तो आपने कहा 2772 कहीं ऑप्शन में नहीं है। ऑप्शन में नहीं है तो यहां हम भाई क्या है, मिनट और सेकंड है, मिनट में बदले किसका भाग देते हो, 60 का, तो 2772 में किसका भाग देंगे, 60 का। तो यहां पे 2772 में अलग से भाग दे दो 60 का, 6 चौक 24, 2 6 6 36, कितने बच गई 12, तो 60 का भाग देंगे तो क्या आएगा भाई 46 मिनट 12 सेकंड, तो 46 मिनट 12 सेकंड, 60 का भाग दे दिया भाई अलग से, तो 46 बार पूरा पूरा, यानी 46 मिनट और 12 सेकंड। ये लो, यानी आपके दिमाग में आनी चाहिए कि जब भी दोबारा घटना एक साथ घटित होने की बात है, दोबारा घटना एक साथ घटित होने की बात है, तो वहां हम क्या ज्ञात करते हैं, एलसीएम। क्या ज्ञात करते हैं भाई, एलसीएम। सीधी सीधी बात रहेगी, यहां कोई आपको कुछ सोचने की आवश्यकता नहीं है। वो कह रहा है कि दोबारा प्रारंभिक बिंदु पर कब मिलेंगे, यानी दोबारा प्रारंभिक बिंदु पे आएंगे, इसका मतलब वो दोबारा घटना घटित होने की बात कर रहा है। तो आप क्या कहोगे, एलसीएम। इन संख्याओं का एलसीएम लिया, वो आ गया 2772 सेकंड, यानी 2772 सेकंड के बाद पुनः वो प्रारंभिक बिंदु पे होंगे। अब आपके दिमाग में आया 2772 सेकंड ऑप्शन में ही नहीं है, तो मिनट में बदलने के लिए किसका भाग देंगे, 60 का। 60 का भाग दिया, 46 बार पूरा पूरा गया, लेकिन 12 सेकंड फिर बच गई, तो 46 मिनट 12 सेकंड। ये था हमारा यहां पे कि दोबारा घटना घटित होने की बात। अब यहां पे एक स्पेशल टाइप में आपके लेके आया हूं भाई, कुछ अलग है उसमें, इसीलिए कि आप ध्यान से देखोगे तो आपको चीज समझ में आएगी क्या है अगले टाइप में। देखो यहां होता क्या है कि एलसीएम व एचसीएफ देता है। उससे पहले मैं थोड़ी सी बात बता दूं आपको, एलसीएम देता है और एचसीएफ देता है, और फिर आपसे पूछता है संख्या। अब आप सोचोगे सर एलसीएम एचसीएफ से संख्या तो कैसे निकाले, एलसीएम एचसीएफ से संख्या तो कैसे निकाले, संख्या तो निकलती नहीं है इतनी, क्योंकि जब हम जानते हैं कि दो संख्याएं हैं उनका एलसीएम एचसीएफ हो, तो हम कहते हैं कि प्रथम संख्या गुणा द्वितीय संख्या बराबर एलसीएम गुणा एचसीएफ ही होता है। तो हम कहते हैं कि एलसीएम और एचसीएफ है तो उनका गुणनफल संख्याओं के गुणनफल के बराबर होगा। तो यहां से संख्या कैसे ज्ञात करेंगे, तो मैं जब भी कहूं कि जब एलसीएम व एचसीएफ देकर, जब तो अनुपात का तरीका, तो अनुपात का तरीका काम में लेते हैं। कैसे, जैसे मैं कहूं ए अनुपात बी होता है तो संख्याएं क्या होती हैं, तो आप कहोगे ए एक्स और
बी एक्स। मैं कहूं यहां पे HCF कितना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना, एक्स। LCM कितना है भाई यहां पे, तो आपने कहा ए भी आएगा बी भी आएगा एक्स, ये होता है ना। इसी पे हम इस चीज को हल करेंगे और थोड़ा सा अलग, अभी ध्यान से देखोगे तो ये चीज समझ में आएगी, क्योंकि यहां पे एग्जैक्ट संख्या नहीं, संख्याओं के जोड़े कोई सा भी बन सकता है, तो वहां हम गौर करके इस चीज को देखेंगे वापस से। अब देखो प्रश्न देखते हैं यहां पे कि नहीं, दो संख्याओं का एलसीएम, दो संख्याएं हैं उनका एलसीएम कितना है 36 तथा महत्तम समापवर्तक कितना है 12, यानी HCF कितना है 12। तो मैं एक बात कहूं, चलो हमने कहा तो बड़ी संख्या का, तो एलसीएम हमें दिया है कितना 36, HCF हमें दिया है कितना 12, ये दिया। चलो उसको पढ़ना ही नहीं है वापस, दो संख्याएं। अब दो संख्याएं तो आपके दिमाग में आना चाहिए, संख्याएं होंगी A अनुपात B में, तो संख्याएं क्या होंगी AX और BX, AX और BX। मैं कहूं HCF यानी X, वो कितना दिया आपको 12। मैं कहूं LCM कितना होता है भाई ABX बराबर दिया आपको 36। एक बात बताओ, क्या यहां से आपको X का मान पता है, X का मान क्या है, पता है कि नहीं पता, तो आपके दिमाग में आने से पता भाई, तो A गुणा B गुणा X का मान है 12, 12 भाग में जाएगा तो यहीं काट दू, 12 आती है 36, तो A गुणा B बराबर क्या आ गया 3। अब एक बात बताओ, तीन ऐसी दो संख्याएं बताओ जिनका गुणनफल 3 होता हो, तो वो तो 1 और 3 ही हो सकता है, बाकी तो है ही नहीं भाई। 4 होता तो आप कहते हैं कि 2 गुणा 2 भी हो सकता है, 1 गुणा 4 भी हो सकता है, लेकिन यहां तो एक ही चीज है, क्या होगा 1 गुणा 3 या 3 गुणा 1। तो मैं ये कह सकता हूं 3 को हम लिखेंगे 3 गुणा 1, इसका मतलब यहां पे A कितना है 3, B कितना है 1, ये लो। तो अब यहां पे आपसे कहा जाए कि बड़ी संख्या संख्याएं क्या है AX यानी 3 गुणा X का मान कितना है 12, 12 3 36। BX यानी B कितना है 1 गुणा 12, तो कितनी आई 12। यहां ये आ गई संख्या 36 हुआ 12, बड़ी संख्या, तो हमारा आंसर क्या है 36। ये हटके प्रश्न है भाई, क्योंकि यहां पे ज्यादातर का दिमाग वहीं जवाब दे जाता है कि भाई जब एलसीएम एचसीएफ देता है तो हम कहते हैं प्रथम संख्या गुणा द्वितीय संख्या बराबर एलसीएम गुणा एचसीएफ, लेकिन यहां तो हमारे पास संख्या है ही नहीं, एक भी संख्या नहीं है, तो हम कैसे बताएं बड़ी कौन सी है और छोटी कौन सी है। तो यहां आपको सोचना है कि जब दो संख्याएं होती है ना, उनका अनुपात होता है A अनुपात B, तो संख्याएं क्या हो जाएंगी AX और BX। यहां मैं कहूं HCF यानी दोनों में कॉमन क्या होता है X, वो आपको 12 दिया। LCM क्या होता है ABX कितना 36, X का मान क्या 12, तो AB का मान आ गया 3। किन्हीं दो संख्याओं गुणा के रूप में तो 1 गुणा 3 लिख सकते हैं, और कोई चारा ही नहीं है, 1 गुणा 3 लिख सकते हैं। तो हमने कहा कि 12 एकम 12, 12 3 36, दो संख्या हो गई। ऐसा एक और प्रश्न देखते हैं भाई, देखो जरा क्या कह रहा है कि दो संख्याओं का मैस है 18, HCF कितना 18, LCM 1386 है, ये दोनों संख्याएं 20 से बड़ी हैं, तो बड़ी संख्या ज्ञात करो। अब यहां कुछ और हटके चीज निकल के आएगी टुकड़ों में भी। तो देखो यहां हमने क्या कहा, दो संख्याओं का लैसा और मैसा ही दिया है ना, हमें यह तो पता है कि दोनों संख्याएं 20 से बड़ी हैं, लेकिन ना तो संख्या पता है दोनों में से कोई सी भी, हमें डायरेक्ट कहा LCM और HCF। देखिए संख्याओं की बात पे आ गया वो, तो हम क्या कहेंगे संख्याओं के मध्य अनुपात, तो आप कहोगे A अनुपात B, तो क्या हो जाएगा AX और BX, AX और BX। अब यहां एक बात बताओ, हमने कहा था HCF कितना X, वो कितना दिया 18। हमने कहा था LCM क्या होता है ABX, वो आपको दिया है 1386। तो देखो A गुणा B गुणा X का मान कितना 18 बराबर 1386, 18 भाग में जाएगा, A गुणा B बराबर 1386 बटा 18, 2 से काट दिया 9 बार, ऊपर काटा 6 9 3, ठीक है, फिर 9 से भी कट रहा है, सतहत्तर बार। तो A गुणा B
बराबर 77 है। 77 को दो संख्याओं के रूप में तोड़ के लिखो। अब आप में से कुछ कहेंगे सर 77 को तो 1 गुणा 77 भी लिख सकते हैं और 7 गुणा 11 भी कर सकते हैं। भाई 77 के टुकड़े करेंगे, पहले 7 का भाग गया, फिर 11 का 11 गुणा 7 या 7 गुणा 11, ये दो ही हो सकते हैं। तो आपके दिमाग में आया कि हम 77 को दो तरीके से लिख सकते हैं। एक तो 1 गुणा 77 लिख सकते हैं, भाई क्या बड़ी बात है। दूसरा हम लिख सकते हैं 7 गुणा 11। अब एक बात बताओ, अगर मैं 1 गुणा 77 लिखूं तो a का मान क्या होगा? 1 तो संख्याएं क्या हो जाएगी? 18, 1 कम 18। तो उसने तो कहा संख्याएं किससे बड़ी हैं? 20 से। इसका मतलब ये टुकड़ा तो हम नहीं लेंगे। ऐसे में हमेशा ये दूसरे वाला टुकड़ा होता है ना, यही काम आता है। ठीक है, या वापस सोचना, वापस सुन लेना कि जैसे आपके दिमाग में आएगी सर 77 का टुकड़ा मैं लिखूं 1 गुणा 77, क्योंकि कुछ तो कहेंगे सर ये भी तो टुकड़ा होता है, तो 77 को 1 गुणा 77 लिख सकते हैं। लेकिन 1 गुणा 77 लिखोगे तो a का मान 1 हो गया और b का मान क्या हो गया? 77। तो पहली संख्या ax यानी 1 गुणा 18 18 होगी, जबकि दोनों संख्या किससे बड़ी है? 20 से बड़ी है। इसका मतलब ये टुकड़ा तो है नहीं। तो हमने कहा 77 को हम क्या लिखेंगे? 7 गुणा 11। तो a का मान आ गया 7 और b का मान आ गया 11। और कोई तरीका था नहीं लिखने का। अब देखो यहां पे संख्याएं ax और bx यही थी ना। वो देखो क्या पूछ रहा है, तो बड़ी संख्या तो आप बताए 11x ही होगी। 7 गुणा 18, 11 गुणा 18, ये तो 126 में से लिखने की जरूरत नहीं है, छोटे वाली बड़े वाले लिखा रहा है। 11 8 88 का 8, तो बड़ी संख्या 198। ये लो, तो जहां तक ये बात है इसी समझ में आई होगी कि जब आपको एलसीएम और एचसीएफ दे, बाकी कुछ भी नहीं दे। वैसे आपके दिमाग में आता है कि सर जब एलसीएम और एचसीएफ दे तो हम क्या कहते हैं? फिर से कह रहा हूं कि वो पहला फॉर्मूला, जब हमने क्या कहा था कि प्रथम संख्या गुणा द्वितीय संख्या बराबर एलसीएम गुणा एचसीएफ। लेकिन वो तब काम में लेते हैं जब आपको संख्याओं में से एक संख्या देके दूसरी संख्या पूछे। यहां आपको कोई सी भी संख्या नहीं देता, कोई सी भी सिंगल संख्या भी नहीं देता। आपको सीधा कहे कि दो संख्याएं हैं, उनका एलसीएम और एचसीएफ इतना है तो संख्या ज्ञात करो। ये कह सकता है दोनों संख्याएं इससे बड़ी हैं या इनके बीच में है, ऐसा कुछ कहे। ठीक है, तो यहां हम बात करेंगे कि जब ऐसा बोलता है तो आप कहोगे कि संख्याएं का अनुपात हो गया ए अनुपात भी, तो संख्या ax और bx। एचसीएफ क्या हो गया? x, एलसीएम क्या है? abx। तो ab का मान आ जाएगा। ab आपको सोचना है कि कौन कौन हो सकता है। जैसे 77 था तो आपने कहा 1 गुणा 77 हो सकता है, 7 गुणा 11 हो सकता है, लेकिन 1 गुणा 77 ले नहीं पाए। क्यों? क्योंकि a का मान 1 हो जाता तो संख्या कहते हैं 18 एकम 18, 18 हो ही नहीं सकती क्योंकि वो कह रहा है 20 से बड़ी है। इसलिए 1 गुणा 77 तो नहीं लेंगे, लेंगे क्या? 7 गुणा 11। और ऐसे में जब आता है ना, जैसे 3 को तो हम 1 गुणा 3 लिख सकते थे, और कोई तरीका ही नहीं था, और कोई तरीका ही नहीं था। बाकी जो है आपको मध्य वाला दूसरा टुकड़ा ही लिखना होता है। जैसे मान लो यहां पे होता 26, तो आप क्या लिखते? 26 गुणा 1 नहीं लिख के 13 गुणा 2। तो ये जो है वो आपको साफ साफ दिख जाता है सामान्यतः। इसमें इसी प्रकार की संख्या होती है। 77 है तो हमें साफ साफ पता चल गया कि 77 क्या होता है भाई? 7 गुणा 11। कहीं हमें ज्यादा इसमें सोचने की आवश्यकता नहीं पड़ी। तो यहां देखो, इस प्रकार से हम जब एलसीएम एचसीएफ दोनों चीज देके संख्याएं पूछे तो ज्ञात कर सकते हैं भाई। एक और देखते हैं, ये देखो क्या कह रहा है? दो संख्याओं का मैं से व ले से क्रम से 13 व 455 है। इनमें से एक संख्या 75 से 125 के बीच में है, तो वह संख्या है। वैसे तो एक बात बताऊं आपको, यहां आप ऑप्शन भी देख सकते हो। ये संख्याएं 75 से 125 के बीच बोला है ना, तो 75 से 125 के बीच पहली बात तो ये दो ही ऑप्शन है। ठीक है, दो ऑप्शन है। आपको पता है कि मैं से कितना है, एचसीएफ कितना है? 13 है, तो संख्याओं में किसका भाग जाएगा? 13 का। 13 संति 91 भाग जा रहा है, 13 में 85 भाग नहीं जा रहा। आंसर क्या हो गया? 91। ये लो, और कोई सचारा ही नहीं है। बाकी रही बात कि हम तरीके से तो हम करके देखेंगे वापस से। देखो हम बात वैसे करेंगे वापस कि जब दो ही संख्याओं की बात है तो हम कहेंगे a अनुपात b, यानी ax और bx ये संख्याएं हैं। HCF x होता है जो आपको दिया गया 13, एलसीएम a
बी एक्स जो आपको दिया है 455, ए गुणा बी गुणा एक्स का मान है 13 बराबर 455। मैं कहूं 13 से सीधा भाग दे सकते हैं, 13 से सीधा भाग कैसे, 13 3 39, 6 बच गया, 13 पंजो 65, तो ए गुणा बी जो है वो आया 35। अब आपके दिमाग में आए 35 को क्या क्या लिख सकते हो, देखो 1 गुणा 35, मैंने इसको अगर यहां पे मैंने पहले ही मना किया है कि जब ऐसा हो तो आप ऐसा टुकड़ा नहीं लें, अगर दूसरा बन रहा है तो वो ले। 35 को 5 गुणा 7, तो मैं कहूंगा कि प्रायोरिटी इसी को दें, इसको देखें ही नहीं आप चाहें तो। फिर भी अगर आप सोचो तो ये ए ये बी, अगर ये ए है तो ए एक्स, 13 एकम 13, 13 गुणा 35 ये 125 से बहुत ज्यादा चली जाएगी, तो ये तो होगा नहीं। ये देखो तो हम यही कहेंगे कि ये क्या है, ए गुणा बी बराबर 5 गुणा 7, तो ए का मान क्या हो गया 5, बी का मान क्या हो गया 7। अब कहें संख्याएं क्या थी, ए एक्स और बी एक्स, ए कितना है 5, बी कितना है 7, एक्स का मान आपको दे रखा है 13, तो 13 पंजो 65, 13 संती 91। उसने कहा है तो एक संख्या 75 से 125 के बीच में वो कौन सी है, 75 से 125 के बीच में कौन सी है, 91। ये लो, क्या यही आ रहा था हमारा सीधा भी, सोचने पे भी सोचा इसलिए, देखो सीधी सीधी बात कि 75 से 125 के बीच में, तो 75 से 125 के बीच में यानी 75 से बड़ी और 125 से छोटी, दो ही ऑप्शन थे। ठीक है, फिर हमने कहा HCF 13 है, HCF का मतलब उसका भाग जाएगा पूरा पूरा। अब 13 का भाग तो 91 में जा रहा, 85 में जा ही नहीं रहा, ये लो हमारा आंसर ही आ गया। ठीक है, लेकिन वो जरूरी नहीं कि हर बार ऐसे सीधा मैच हो ही जाए, ये तो संख्या ऐसी थी कि आराम से आंसर आ रहा था। ये थोड़े हटके प्रश्न थे भाई। अगला देखो भाई, अगला टाइप जो हम लेते हैं यहां पे, अगला टाइप की बात करें तो वो अधिकतम को लेके, अधिकतम, और अधिकतम में भी ध्यान देना, जैसे आपके पास अधिकतम वाला प्रश्न जो आता है वो दो प्रकार से आता है, एक तो डायरेक्ट HCF पे, और एक HCF के बाद न्यूनतम बोल के भी हमें HCF चाहिए होता है। वो हम बात करेंगे कैसे। पहली चीज आपको ध्यान है कि बड़ी से बढ़िया अधिकतम की जब बात होती है तो हम किसकी बात करते हैं, महत्तम से वहां पढ़ते हैं HCF। जैसे मैं कहूं कि अपने पास 3 बड़े ड्रम है, एक में मान लो 135 लीटर तेल है, एक में 140 लीटर तेल है, एक में मान लो 95 लीटर तेल है। वो कहे कि वह बड़े से बड़े जार का मान बताओ जो तीनों को आराम से माप सके, तीनों को आराम से क्या कर सके, माप सके। तो बड़े से बड़े जार का माप पूछा है ना, बड़े से बड़ा जार यानी हम क्या कहेंगे, HCF। वो कहे कि 3 तख्ते हैं, इसकी लंबाई इतनी है, इसकी लंबाई इसकी इतनी है, तो वह बड़ी से बड़ी इकाई ज्ञात करो जिससे हम इन तीनों को क्या कर सके, माप सके, तीनों को क्या कर सके, माप सके। तो इस प्रकार के जब प्रश्न होता है अधिकतम की बात करता है तो हम हमेशा क्या ज्ञात करते हैं, HCF। क्या ज्ञात करते हैं, HCF। चलो देखो प्रश्न की बात करें, तो यहां क्या कह रहा है, 119 मीटर, 153 मीटर और 204 मीटर लंबे 3 इमारती लकड़ी के टुकड़ों को समान लंबाई के तख्तों में विभाजित किया जाता है। 119 मीटर, 153 मीटर और 204 मीटर लंबे 3 इमारती लकड़ी के टुकड़ों को समान लंबाई के तख्तों में विभाजित किया जाता है। तो प्रत्येक तख्ते की अधिकतम लंबाई, मान लो उनको छोटे छोटे बांटा है, तो अधिकतम लंबाई बताओ कि क्या हो सकता है, समान लंबाई में बांटा है, यानी सबको समान लंबाई में तभी बांट सकते हैं जब हम HCF ज्ञात करें। अब यहां देखो 119, 153 और 204, या तो आप भाग विधि काम में लो या आप गुणनखंड विधि काम में लो। अगर संख्या बड़ी है तो हम भाग विधि भी काम में ले सकते हैं, संख्या छोटी है तो गुणनखंड विधि भी। जैसे गुणनखंड विधि आप काम में लेते हो तो अलग अलग गुणनखंड करते हैं, फिर देख लेते हैं कॉमन क्या है। तो यहां देखो 119 में भाग दिया 7 का भाग गया 17 बार, 17 का भाग गया 1 बार, तो यहां आया 7 गुणा 17। 153 में 3 का भाग दिया 5 और 1 51, फिर 3 का भाग दिया 17, फिर 17 का भाग दिया 1। 204 में पहले 2 का भाग दिया यानी 102, फिर 2 का भाग दिया यानी 51, फिर 3 का भाग दिया यानी 17, फिर 17 का भाग दिया
तो 1। अब यहां एक चीज बताओ, यहां मुझे डायरेक्ट आप सीधा सीधा कि यहां पर आप कॉमन क्या दिख रहा है? 7। इसमें देखो 2 और 3 तो है नहीं, तो 2 और 3 तो हम इसमें सोचने की जरूरत ही नहीं है। 7 इसमें, लेकिन इसमें नहीं है, तो सोचने की जरूरत नहीं है। 17 बचा, इसमें है, इसमें, तो कॉमन कौन है? सिर्फ और सिर्फ कॉमन कौन है भाई? सिर्फ और सिर्फ 17। तो HCF ये आपसे पूछा गया है यहां पे। तख्ते की अधिकतम लंबाई, वैसे भी आपके दिमाग में आना चाहिए अधिकतम लंबाई का मतलब ही क्या है कि HCF ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? HCF। अगला देखो भाई यहां पे 7 मीटर 3 मीटर 85 सेंटीमीटर 12 मीटर 95 सेंटीमीटर लंबाई के यथार्थ माप के लिए सबसे बड़ी संभवतः लंबाई का प्रयोग किया जा सकता है। यानी ऐसी लंबाई माप यथार्थ माप की माननी है, मापन करना है, तो वो इकाई लेनी होगी या वो स्केल लेनी होगी जो सबको बराबर माप सके, बराबर यानी एग्जैक्ट माप सके, कोई ऐसा नहीं कम ज्यादा हो। तो इसके लिए हम इनका क्या ज्ञात करते हैं? अधिकतम, बड़ी से बड़ी संभवतः। तो यहां पे देखो सब, एक तो मीटर सेंटीमीटर, दो चीज आ रही है, तो सबको सेंटीमीटर में बदलने। 7 मीटर, 7 मीटर क्या होता है भाई? मीटर को सेंटीमीटर में बदलते तो किससे गुणा कर देते हैं? 100 से, तो 700 सेंटीमीटर। चलो ठीक है। 3 मीटर 85 सेंटीमीटर, 3 मीटर 85 सेंटीमीटर, तो यह आ गया 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो 385 सेंटीमीटर। और क्या है? 12 मीटर 95 सेंटीमीटर, 12 मीटर 95 सेंटीमीटर। तो 12 मीटर 95 सेंटीमीटर की बात करें तो यहां पर 1295 सेंटीमीटर। ये हमने इकाई अलग किया पहले कि इकाई समान कर ली, सबको सेंटीमीटर में लिख लिया। अब इसका क्या ज्ञात करना है? HCF। क्या ज्ञात करना है? HCF। भाई ये सब सेंटीमीटर में है, वैसे लिखा नहीं है यहां पे, लेकिन ये सब किस में है? सेंटीमीटर में। ठीक है। अब वो आपके सामने आ गई 700, 385, 1295 इस प्रकार से। तो या तो आप गुणनखंड विधि काम में लो या भाग विधि काम में लो, जो आपकी इच्छा हो वो काम में ले लो। ठीक है। यहां अगर आप चाहोगे सर पहला गुणनखंड विधि तो हमने बहुत कर ली, पिछले प्रश्न में भी गुणनखंड विधि आपने लगा दी, अब एक बड़ी संख्या आ रही है तो यहां तो भाग विधि समझ ले। क्या पता भाग विधि किसी को ज्यादा अच्छे से आ जाए तो भाग विधि ही वो बार बार काम में ले ले। तो भाग विधि में क्या कहते हैं? देखो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 1295, उसमें 700 का भाग देंगे। 1295 में किसका भाग दिया? 700 का। एक बार ही जाएगा भाई, 5 9 5। फिर और भाग नहीं जा रहा ना, अब इसका भाग इसमें देंगे, यानी किसमें? 700 में। एक बार गया 595, 5 बचा, 0 बचा, 1 बचा, 105। अब देखो अब बच गया ना, तो इसका इसमें भाग देंगे 105 का वापस। अब 105 का भाग इसमें देंगे 595 में। कितनी बार जाएगा? 5 बार, तो 525, 0 7, 70 आ गया। अब 70 का भाग देंगे 105 में। एक बार गया, कितना बच गया? 35। फिर 35 का भाग देंगे 70 में। पूरा पूरा चला गया भाई, 35 दूनी 70, पूरा पूरा चला गया। तो इस 35 का भाग तीसरी संख्या कितनी है? 385। 35 एकम 35, 35 एकम 35, पूरा पूरा भाग जा रहा है, यानी HCF कितना है? 35। तो यहां पे कौन सी होगी इकाई? 35। तो यहां आप सबसे पहली चीज कि या तो भाग विधि से HCF निकालो, जैसे अभी किया है। अगर ये किसी को टफ लग रहा है तो मैं कहूंगा गुणनखंड विधि जो आप शुरू से काम में लेते आए हो वो काम में लें। वापस मैं देखो अब इसको हटा रहा हूं, इसको चलो आगे दोबारा एक बार मैं इसको भाग विधि की बजाय गुणनखंड से समझाता हूं। 700, 385 और 1295। पहली बात हम क्या कहेंगे कि गुणनखंड करते हैं। यहां 2 का भाग दिया 350, फिर 2 का भाग दिया 1 7 5, 175। अब 2 का भाग नहीं जाता, 7 8 5 13, 5 का ही जाएगा।
5 तिये 15, 5 5 25, फिर 5 का जा रहा है 7 बार, फिर 7 का जा रहा है 1 बार। चलो ठीक है, इधर देखो 385, 2 का नहीं जा रहा, 3 का नहीं जा रहा, 5 का ही जाएगा, 7 पंजो 35, 7 पंजो 35, फिर 7 का जाएगा 11 बार, फिर 11 का जाएगा 1 बार। ये लो, यहां इसके टुकड़े करें तो देखो 2 का भाग नहीं जा रहा, 3 का भी नहीं जा रहा, 5 का जा रहा है। 5 दूनी 10, 2 बच गए, 5 5 25, 5 निम 45। एक बार फिर से देख सकते हो, 5 दूनी 10, 2 बच गया, 2 9 29, 5 5 25, 4 9 पंजो 45। अब देखो 5 का नहीं जा रहा तो 7 का देंगे, 7 ते 21, और अब जा रहा है 7 ते 21 के बाद में 7 7 49। ठीक है, अब जाएगा 37 का। ये लो, अब यहां आपको HCF डायरेक्ट ही लिख देंगे। देखो कॉमन 2 इसमें है लेकिन इनमें नहीं है तो 2 नहीं आएगा। 5 इसमें 2 बार है, इसमें 1 बार है, इसमें 1 बार है, हाईएस्ट कितनी बार कॉमन है? 1 बार। ये लो, फिर यहां सिर्फ 7 बचा है, 7 इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी, तो क्या है 7। अब इसमें कुछ नहीं है तो बाकी आगे देखने की जरूरत ही नहीं है भाई। 11 इसमें है लेकिन इसमें नहीं, 37 उसमें है लेकिन इनमें नहीं है, तो 7 पंजो 35, 35 सेंटीमीटर माप का वो लेंगे हम। ये लो, यहां जब भी बात आए अधिकतम माप की तो हम HCF ज्ञात करते हैं। HCF आपकी मर्जी है, आप गुणनखंड विधि से ज्ञात करो, आप भाग विधि से ज्ञात करो, कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप आराम से ज्ञात कर सकते हो। जैसे एक और देखते हैं, विद्यार्थियों की अधिकतम संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 1001 पेन और 910 पेंसिल इस प्रकार बांटी जाए कि प्रत्येक को मिले पेन और पेंसिलों की संख्या बराबर हो। ठीक है, अधिकतम संख्या ज्ञात करनी है छात्रों की जिसमें पेन और पेंसिल जो है वो बराबर बांटी जा सके। ठीक है, अब एक बात बताओ, बराबर बांटनी इन दो चीजों को तो हम क्या कहेंगे? क्या ज्ञात करना है? HCF। क्या ज्ञात करना है? HCF। ठीक है, अब देखो HCF 1001 और 910 का दो तरीके से ज्ञात कर सकते हो, भाग विधि से। तो मैं कहूं भाग विधि समझ लेते हैं एक बार। 1001 में 901 का भाग दिया, सॉरी 910 है भाई, 910 का भाग दिया तो एक बार ही गया ना पूरा पूरा। कितना बच गया? 91। 91 का भाग 910 में पूरा पूरा ही 10 बार जा रहा है भाई, सोचने की जरूरत ही नहीं है। ये लो, क्या आ गया HCF 91। तो ये लो, छात्रों की अधिकतम संख्या कितनी होगी? 91। आप चाहे गुणनखंड विधि से करो, गुणनखंड से करोगे 1001 को तो पहली बात 2 का नहीं जा रहा, 3 का नहीं जा रहा, 5 का, 7 का गया, 7 एकम 7, 3 बच गए, 7 चौक 28, 7 तिये 21, फिर 11 का गया, 11 एकम 11, 11 तिये 33, फिर 13 का गया, 13 एकम 13, यानी 7 11 13। फिर इधर बात करें 910, 910 में 2 का भाग दिया, ठीक है, फिर 5 का भाग दिया, फिर 7 का भाग दिया 13, फिर 13 का भाग दिया 1। देखो कॉमन 2 इसमें इसमें नहीं है, 5 इसमें इसमें नहीं है, 7 इसमें भी है इसमें भी है, तो एक तो कॉमन क्या है 7, फिर 11 इसमें लेकिन इसमें नहीं है, 13 इसमें भी और इसमें भी है। HCF 7 गुणा 13, 13 संति 91। अब यहां देखो, यहां ना जो पेंसिल डायरेक्ट किसमें बट रही है? छात्रों में। ठीक है ना, इसलिए छात्रों की अधिकतम संख्या आएगी। अगला देखना, इस प्रकार से जैसे अधिकतम की बात आई तो हम क्या कहते हैं कि क्या ज्ञात करते हैं भाई? यहां पर हम HCF ज्ञात करते हैं। अब बात आती है कुछ ऐसे पर्सन जिनमें न्यूनतम संख्या पूछता है लेकिन फिर भी हमें HCF ज्ञात करना होता है। क्या पूछता है? संख्या न्यूनतम पूछता है लेकिन फिर भी हमें क्या ज्ञात करना होता है? HCF। उनको थोड़ा सा ध्यान से समझना है, जैसे मैं कहूं पर्सन में ही समझेंगे। यह पर्सन, एक व्यापारी के पास 3 प्रकार के तेल क्रम से 403 लीटर, 434 लीटर, 465 लीटर हैं। यदि वह इनको समान धारिता वाले टिनों में अलग अलग भरता है, समान धारिता वाले टिन के डिब्बे हैं उनमें अलग अलग भरता है, ठीक है, तो
टिनों की कम से कम संख्या क्या होगी। एक बात ताना, वैसे हम क्या करते हैं, कम से कम संख्या टिनों की। यहां एक बात बताओ, बात किसकी चल रही है, लीटर तेल की। तेल किस में आएगा, डब्बे में। डब्बों की न्यूनतम संख्या, डब्बों की न्यूनतम संख्या कब आएगी, जब डब्बे में तेल अधिकतम होगा। डब्बे में क्या होगा, तेल अधिकतम होगा, यानी डब्बे की धारिता अधिकतम होगी। ठीक है, अब धारिता अधिकतम होगी तो पहली चीज हम डब्बे में आने वाले तेल की मात्रा ज्ञात करेंगे। भाई तभी तो हमें ऐसे सीधा थोड़ी बता सकते हैं कि कितने डिब्बे चाहिए। पहली बात तो ये पता होना कि डब्बे में तेल कितना आता है, यानी डब्बे की धारिता, और धारिता अधिकतम होगी तो ही क्या होंगे, डिब्बे न्यूनतम होंगे। यानी एक्चुअल में डब्बों की संख्या तो न्यूनतम पूछी है, लेकिन वो डब्बों की संख्या नहीं, प्रश्न क्या है, डब्बे में आने वाली तेल की अधिकतम मात्रा। यहां एक्चुअल में उल्टा है, क्योंकि टिन के समान धारिता के टिन के डिब्बे है ना, तो यहां मैं कहूं टिन के डिब्बे की अधिकतम धारिता, यहां आप एक चीज हमेशा दिमाग में रख लेना, यहां या तो डब्बों का प्रश्न होता है या क्लासरूम की संख्या होती है, यानी जिसमें सामान आ सके उनका न्यूनतम पूछता है। ठीक है ना, तो आपको ध्यान देना है कि पहले उस डब्बे में या क्लासरूम में आने वाले छात्रों की संख्या देखते हैं, और वो संख्या हमेशा क्या होगी, अधिकतम। अधिकतम हो गया, यानी वहां HCF निकालेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि डब्बे की धारिता क्या है। जब आपको पता चल जाए एक डब्बे में इतना तेल आएगा तो फिर डब्बों की संख्या निकल जाएगी। तो देखो टिन के डब्बों की धारिता, तो अधिकतम धारिता लेंगे, अधिकतम धारिता होगी तो ही क्या होगी, डब्बों की संख्या न्यूनतम। तो अधिकतम के लिए हम क्या ज्ञात करते हैं, HCF। तो आप कहोगे बराबर HCF किसका, तो आप कहोगे 403, 434, 465, ये लो इनका HCF। अब HCF है ना, आप चाहे गुणनखंड विधि से करो चाहे भाग विधि से, मैं इधर अलग से निकाल लेता हूं। किस किस का है भाई, 403, 434, 465। देखो बड़े वाले में छोटे का भाग दे दो, 465 में भाग दिया 434 का, एक बार गया, 1 3 31, 31 का भाग देंगे अब 434 में। तो यहां देखो पहले भाग दे देते हैं एक बार, अब 4 बार जा रहा है, 4 एकम 4, 4 3 12, यानी इसका भाग पूरा पूरा जा रहा है, पूरा पूरा जा रहा है। तो इस 31 का भाग 403 में देंगे, तो यहां एक बार गया, क्या बच गया 9, तो 3 बार, यहां भी पूरा पूरा गया, ये लो, यानी HCF क्या आया 31। एक और तरीका होता है, इनका अंतर ले लो। अंतर देखो यहां भी 31 है, यहां भी 31 है। अंतर अगर समान होता है ना तो वही HCF होता है, अगर समान नहीं है तो आप अंतर का पहले भाग, जैसे अंतर 31 है तो भाग देके देख लो, उसमें इसमें से तीनों में भाग जाएगा आराम से, तो यही हो जाएगा। वरना जैसे मान लो 34 होता तो 34 का भाग अगर नहीं जा रहा था तो 17 का भाग दे लेते, 34 के टुकड़े होते हैं 2 गुणा 17। ठीक है ना, यहाँ पे वैसे सामान्य से पता लग जाता है, समान आ जाता तो 31 ही हमारा क्या हो जाता है HCF। तो आ गया धारिता बराबर यहां क्या होगा 31। तो यहां मैं कहूं डब्बे की धारिता 31 लीटर। अब एक बात बताओ, हम गए डब्बों की संख्या, टीनों की संख्या, तो एक बात बताओ, इसके लिए चाहिए कितने 13, इसके लिए भी 31 का भाग देंगे तो कितने चाहिए 14, और इसमें भाग देंगे तो कितने चाहिए 15। अलग अलग डब्बे चाहिए। तो यहां या तो आप क्या कहो कि 403 के लिए 403 बटा 31 इतने डब्बे तो इसके लिए चाहिए, और इसके लिए प्लस 434 बटा 31 प्लस 465 बटा 31 इतने इतने डिब्बे चाहिए अलग अलग। तो यहां देखो 403 में हमने यहीं भाग दिया था, कितनी बार गया 13, यहां एक बार 14 और यहां 15, 5 8 9 3 12 का 2 हासिल 1 3 और 1 4, तो यानी कितने डिब्बे चाहिए
42, ये लो। या फिर आप सीधा इन सबको जोड़ लो, भी टोटल इतना तेल है, एक डब्बे में 31 लीटर आता है, तो भाग दे दो तो भी वही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। या फिर हम कहें कि 403 लीटर के लिए कितने डिब्बे चाहिए, 13, फिर 434 लीटर के लिए कितने डिब्बे चाहिए, 14, 465 लीटर के लिए कितने डिब्बे चाहिए, 15, टोटल कितने डिब्बे चाहिए, तो ये आ गया 42, टोटल कितने डिब्बे चाहिए, 42। इस प्रकार से हम इसको ज्ञात कर सकते हैं। तो यहां देखना, जब भी ऐसे संख्या, मतलब कि क्या कह रहा है, डब्बों की न्यूनतम संख्या, तो आपके दिमाग में जैसे डब्बे हैं, डब्बे किस काम आ रहे हैं, तो आप कहोगे डब्बों की संख्या तो तब निकलती जब हमें पता होगी डब्बे में तेल कितना आ रहा है, क्योंकि टोटल तेल में डब्बे में आने वाले तेल की संख्या, मैं कहूं आपके पास 10 लीटर तेल है, एक डब्बे में 2 लीटर आता, तो ही तो आप बता सकते हो ना कि 5 डब्बे लगेंगे। यानी जब भी आपके पास डब्बों की संख्या है तो आपके पहले काम होना चाहिए डब्बे की धारिता पता हो, और डब्बे की धारिता अधिकतम लेंगे। क्यों? क्योंकि डब्बे कम से कम लेने हैं, तो इसका मतलब तेल डब्बे में क्या आना चाहिए, अधिकतम। तो डब्बे की धारिता अधिकतम होगी तो ही डब्बों की संख्या क्या आएगी, न्यूनतम। अब डब्बों की संख्या न्यूनतम है ना, तो हमने कहा कि डब्बे की धारिता अधिकतम होगी, अधिकतम के लिए क्या ज्ञात करते हैं, HCF। तो पहले HCF ज्ञात होता है, फिर डब्बों की संख्या ज्ञात होती है। तो यहां इस प्रश्न को ध्यान से देखना। एक और देखते हैं, देखो यहां पे ये क्लासरूम वाला ये आ भी चुका है। तो क्या कह रहा है कि 60, 105 और 135 छात्रों वाले 3 विषयों क्रम से विज्ञान, अंग्रेजी और गणित की एक परीक्षा का आयोजन किया गया। किस किस की? विज्ञान, अंग्रेजी और गणित की परीक्षा का आयोजन किया गया। कोई दिक्कत नहीं है। प्रत्येक कमरे में बैठने की क्षमता समान है। कमरे में बैठने वाले छात्रों की क्षमता क्या है, समान है, यानी कमरे में छात्र बराबर बैठ सकते हैं, ठीक है। तो प्रत्येक कमरे में केवल एक ही विषय के छात्र हैं, ठीक है, ये भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो आवश्यक कमरों की न्यूनतम संख्या, आवश्यक कमरों की न्यूनतम संख्या, न्यूनतम संख्या, कमरों की न्यूनतम संख्या, इसका मतलब भाई कमरे न्यूनतम तब होंगे जब कमरे में बैठने वाले छात्रों की संख्या अधिकतम हो। तो मैं कहूं छात्रों की अधिकतम संख्या बराबर, अधिकतम संख्या के लिए क्या लेना पड़ेगा, HCF किसका, 60, 105, 135। ठीक है। अब आप चाहे HCF अलग से लो चाहे वहीं ले लो, तो वैसे देखोगे तो 15 चौके 60, 15 में 135, ठीक है। और यहां पे देखोगे 15 का भाग समझ आया, 15 गुणा 4, 15 गुणा 7, 15 गुणा 9, ठीक है ना। तो यहाँ HCF आप सीधा भी लिख सकते हो 15 आप चाहो तो, या फिर आप कहो तो नहीं मैं तो पूरा अलग से भाग दे के गुणनखंड विधि से कैसे भी निकाल सकते हो। तो HCF यहाँ आ गया 15, यानी आपको पता है एक कमरे में छात्रों की संख्या कितनी है, 15। मैं कहूं कि विज्ञान विषय के लिए कितने, 15 चौके 60, 4 कमरे चाहिए, 15 संति 105, 7 कमरे अंग्रेजी के लिए चाहिए, गणित के लिए 15 निम 135, 9 कमरे इसके लिए चाहिए। तो 7 और 4 11 9 20 कमरे चाहिए। क्या चाहिए, 20 कमरे। तो मैं यहां कह सकता हूं कि या तो आप सीधा लिख लेते या फिर यहां कमरों की संख्या, तो हम क्या कहेंगे कि विज्ञान के लिए कितने कमरे चाहिए, 60/15, 60 छात्र हैं, 15 15 एक एक कमरे में बैठे हैं, चलो ठीक है। 105 छात्र हैं, एक कमरे में 15 आते हैं। 135 छात्र हैं, एक कमरे में 15 आते हैं। देखो एग्जाम में जब प्रश्न आता है ना, तो संख्या एकदम से ऐसी आती है कि हम आसानी से देख सकते हैं। हम पहले समझने के लिए ऐसी संख्या ले लेते हैं कि चलो ठीक है, बड़ी हो छोटी हो यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपको चीज समझनी होती है। एग्जाम में संख्या छोटी क्यों होती है, क्योंकि उनको पता है कि भाई एग्जाम में जल्दी प्रश्न होना है, तो संख्या ऐसी ही मिलती है कि आप आसानी से कर सको। आया हुआ है भाई, जैसे 60, 105, 135, HCF दिख रहा है कि 15 वो संख्या, इसमें बड़ी से बड़ी संख्या, इसमें 60 जिसका भाग 60 में भी 105 में 135 में भी जा रहा है, तो 15 HCF हो गया। अब यहीं देख लो, 4 कमरे इसके लिए, 7 कमरे इसके लिए, 9 कमरे इसके लिए, बस। तो ये देखो 20, ये रहा हमारा आंसर। तो कमरों की न्यूनतम संख्या कितनी होगी भाई, 20 होगी। क्या होगी, 20। तो इस प्रकार से हमने इसका जवाब दिया भाई कि यहां कमरों की न्यूनतम संख्या क्या होगी, 20। या और भी हमारे पास टाइप हैं, वो हम अगली क्लास में करेंगे।
इसके आगे की जो टाइप है वो हम अगली क्लास में करेंगे। अभी शेषफल वाले सारे टाइप बचे हुए हैं, शेषफल पे आधारित जो क्वेश्चन है वो बचे हैं, वो हम अगली क्लास में करेंगे। चलो तब मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।